हम इस वक्त सिवान में हैं और सिवान की चुनावी लड़ाई बेहद दिलचस्प हो चुकी है। अवध बिहारी चौधरी आरजेडी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं। लालू यादव के बेहद करीबी रहे, विधानसभा के अध्यक्ष रहे, लेकिन इस बार चुनाव मैदान में हैं और उनके सामने हैं बीजेपी के सीनियर नेता मंगल पांडे। इस वक्त चुनाव कैंपेन में हैं और अवध बिहारी चौधरी जी हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत सिवान के राजेंद्र भूमि मौलाना मजहक साहब के भूमि पर आप दोनों को मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूं। शुक्रिया सर। सर, ये बताइए कि ये चुनाव आपके लिए कैसा है? कितना आपको लगता है कि ये चुनाव आपके लिए चुनौती होगा? क्योंकि चेहरे के तौर पर इस बार बीजेपी ने अपने बड़े चेहरे को आपके खिलाफ उतारा है। तो यह चुनाव जो है, मैं कोई क्षेत्र बदल करके नहीं लड़ता हूं और यहाँ के मतदाता के लिए मैं कोई नया नहीं हूं। देहात से शहर के हर गली कूचे को मैं जानता हूं और सब लोग हमको जानते हैं। इसलिए पार्टी ने राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी और आने वाले दिन के भविष्य के मुख्यमंत्री नवयुवक तेजस्वी जी ने मुझे सिवान से राष्ट्रीय जनता दल के टिकट देकर उम्मीदवार बनाया है और चुनाव मैदान में हूं और चुनाव काफ़ी मुस्तैदी और बुलंदी से जनता के बल पर मैं लड़ता हूं। पुनः मैं लड़ रहा हूं और जनता का जो समर्थन है, मैं समझता हूं कि वो समर्थन हमारे साथ। आप इतने वरिष्ठ हैं कि आपको लालू यादव का करीबी सहयोगी विश्वास पात्र के तौर पर देखा जाता रहा है, लेकिन मंगल पांडे का आना आपके लिए चुनौती बढ़ाता है या आपको लगता है कि नहीं, जैसे लोगों का मेरा विश्वास था वैसा ही रहे? कहना तो नहीं चाहिए। मैं अपने को राजनैतिक बहुत बड़ा पहलवान नहीं मानता हूं, लेकिन साथ ही साथ जनता के ताकत को देखते हुए मैं अपने को छोटा भी नहीं समझता हूं और मैं समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति हूं। छात्र जीवन में भी डीएवी कॉलेज के जनरल सेक्रेटरी हम लड़कर बने थे और सबसे टॉप वोट से जनता ने बरियारी हमारे पंचायत पे हमको मुखिया भी बना दिया था। फिर बाद में हम जो है सेवा छात्र जीवन से ही करते रहे और 85 में हम लोगों ने मुझे चंद्रशेखर जी के जो जनता पार्टी हल्दर छाप से मैं चुनाव लड़ा था और भारी मतों से लोगों ने हमको जिताने का काम किया। तो किसी न किसी को तो हमसे लड़ना ही है। हर जो है राष्ट्रीय पार्टी चाहे राज्य की पार्टी तो अपना प्रत्याशी लोग खड़ा करते हैं और प्रत्याशी अपने अपने तरह से जनता को वोट के लिए अपने तरफ आकर्षित करने के काम करते हैं। तो मैं कोई नया नहीं हूं और मैं कोई ऐसा बात नहीं कहता हूं जो जनता को लगे कि वोट के लिए कह रहे हैं, लेकिन अन्य जो लोग हैं, अन्य जो पार्टियां हैं, वह काम कम और बातें ज्यादा करती रही है। ये कह रहा है कि ये लड़ाई एक आसमान, मैं सुन रहा था कोई आसमान से आया, पैराशूट से उतरा, उसकी लड़ाई है। कोई जमीन पर है और कोई पैराशूट से है, कोई बाहरी है, कोई यहीं का है। ये लड़ाई है क्या? मैं लोगों का जो कहना था कि मैंने कहा कि हम इसी शहर में, इसी सिवान में हमारा जन्म है, इस जिला में कर्म भी भूमि हमारा ये रहा है
और लोगों का कहना था कि जो लोग हमसे लड़ने के लिए आए हुए हैं वो हमारे सिवान विधानसभा के नहीं है, वो सिवान विधान से बाहर के रहने वाले लोग हैं। तो यह तो एक असर हो ही जाता है कि आदमी स्थानीय है या बाहर से आया है। मंगल पांडे का नाम नहीं ले रहे हैं। मैं किसी के नाम लेकर के उनका हम प्रचार कर दें बिना मेहनत के, इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जो उम्मीद पाल कर वो यहाँ आए हैं, जनता उनके उम्मीद पर पानी फेरने का काम करेगी। इसलिए कि वो कोई आज तक चुनाव नहीं लड़े हैं, इवन मुखिया का भी चुनाव नहीं लड़े हैं। और जो कहा कि आकाश से आए हुए हैं, तो आकाश से इसलिए वो कह दिए कि जिस बीजेपी से वो प्रत्याशी होकर आए हैं उसमें ऊपरी पैरवी के बल पर उस पार्टी ने उन्हें एमएलसी बना दिया। अब बार बार एमएलसी बन जाते हैं। उनको पोर्टफोलियो जो न जाने कहाँ है, ये जो है हेल्थ विभाग परमानेंट उनके नाम से लिखा गया है। बराबर हेल्थ विभाग के वो मिनिस्टर बनते हैं, बन जाते अब बनते हैं। मतलब उन्होंने बड़ी अच्छा काम किया है ना बिहार में स्वास्थ्य के क्षेत्र में। अभी भी हमारा सिवान का जो अनुमंडल अस्पताल था उसको उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल बना दिया, लेकिन अनुमंडल से जिला अस्पताल बनाने के लिए जो मानक होता है, कौन कौन शर्त पूरा करेगा तो वह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनेगा। परंतु डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बन जाएगा तो उसमें कौन कौन आधारभूत सुविधा उपलब्ध रहेंगे, वो सुविधा आज भी उपलब्ध सीमांत सदर हॉस्पिटल में नहीं है। जबकि वो इस सीमान के और बिहार के स्वास्थ्य विभाग के बराबर मंत्री बनते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं। यहाँ पर मैंने सवाल किया था विधानसभा में कि न्यूरो सर्जन होना चाहिए, सर्जरी के और मेडिसिन के, और हार्ट का स्पेशलिस्ट डॉक्टर होना चाहिए, और जो जितना सुविधा चाहिए वो नहीं है। उन्होंने कहा था कि इसको हम पूरा करेंगे। ऑक्सीजन प्लांट बंद है, चालू नहीं हुआ, क्या जाने अब चालू हुआ कि नहीं हुआ। तो ये प्रशांत किशोर से आपके ठीक है, आपके विरोधी हैं, लेकिन उन्होंने तो बहुत आरोप भी लगाए हैं। आपको लगता है कि उनके आरोपों में दम है जो मंगल पांडे के खिलाफ? अब आरोप वो लगाए हैं तो अध्ययन किए होंगे, उनको कहीं कुछ मिला होगा। तो हम तो उस आरोप को इसलिए हम उसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, इसलिए कि मैं कोई देखा नहीं है। तो देखा नहीं है तो हम क्या बोलें, लेकिन आरोप लगाने वाले के पास जरूर कहीं ना कहीं कोई बातें होगी। तो आदरणीय प्रशांत किशोर जी ही बतलाएंगे कि आरोप में कितना सत्यता है, कितना दम है। लेकिन आरोप तो हमने भी देखा है कि उन्होंने लगाया। एक बात और, एक वक्त यहाँ पर शहाबुद्दीन का सिवान कहा जाता था कि भाई ये सिवान है, शहाबुद्दीन है, और सिवान की पहचान भी एक वक्त शहाबुद्दीन हो गए थे। अब उनके बेटे ओसामा मैदान में हैं, आपके भतीजे के समान हैं, आप शहाबुद्दीन के साथ भी काम किए। ये बताइए कि क्या अब सब कुछ एक नॉर्मल है? दूसरा, ओसामा को लेकर के क्या इस बार वो जीतेंगे, क्योंकि उनकी मां 4 बार चुनाव हार गई? ओसामा नौजवान है,
और बहुत भोले भाले हैं, भोले भाले। भोले भाले हैं। और वह भी इंग्लैंड में शिक्षा किए हैं, ग्रहण किए हैं, लॉ की पढ़ाई पढ़े हैं। और जहां तक जीतने का सवाल है, जनता जनार्दन जिसको मदद करती है वो जीतता है। तो हम जो अपने स्तर से जो आकलन किए हैं, तो लगता है कि रघुनाथपुर की जनता ओसामा के पक्ष में है और सब लोग पक्ष में है, कोई खास बिरादरी नहीं, सब लोग। और लगता है कि इस 2025 के चुनाव में रघुनाथपुर से ओसामा भारी मतों से जीत करके बिहार विधानसभा में प्रतिनिधि होकर जाएंगे। लेकिन आप तो चूंकि नजदीक से देखे हैं, बचपन से देखे होंगे, शहाबुद्दीन में और ओसामा में आपको कितना अंतर दिखाई देता? देखिए, मरहूम डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब ने सिवान में उस व्यक्ति ने विकास का काम किया, इससे कोई आदमी इनकार नहीं कर सकता। कोई आदमी, ये लोग बैठे हैं, इनकार नहीं करेगा। उनके साथ मैं भी था, उस विकास में मेरा भी शेयर था। और सबसे बड़ी बात है कि इस देश के जो बहुत ही अच्छे तरीके से पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री के पद पर रह करके पार्लियामेंट चलाने का, देश संभालने का काम किए स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। उन्होंने जो माननीय सांसद लोगों के पैसे, उनके सांसद विकास मद के पैसे उनके क्षेत्र में विकास के लिए खर्च करने के लिए मिलता है, तो एक बार पार्लियामेंट के सभी सांसदों के जो फंड दिए गए थे उनके क्षेत्र के विकास के लिए, तो उसका स्वर्गीय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने सर्वे कराया कि उस पैसे को 100% कौन सांसद खर्च किया, कौन कितना खर्च किया, नहीं किया। सर्वेक्षण में मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम 1 नंबर में आया और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री ने उनको सम्मानित करने का काम किया। तो यह तो एक बहुत बड़ी बात है कि एक बहुत बड़े प्रधानमंत्री के हाथ से कोई सम्मानित होता हो। और जो विकास की सूची पार्लियामेंट में लिखी गई होगी अगर, तो ऊपर ही खर्च करने वालों 100% खर्च करने वाले के लिस्ट में डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम निश्चित होगा। तो विकास करने वाला आदमी था और सच बात भी बोलने वाला व्यक्ति था। वो व्यक्ति निश्चित लोगों के बात को सुनते थे और सही के साथ देने वाले थे। आज वो नहीं रहे। हम लोग अपने स्तर से, मैं अपने स्तर से जितना काम होता है मैं करता हूं, लेकिन उनकी रिक्ति बहुत खलती है। क्या ओसामा उस विरासत को संभाल पाएंगे? देखिए, जब नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे और नेहरू जी जब एक्सपायर कर गए, तो देश में एक सवाल उठा था कि हु आफ्टर नेहरू, उठा था ना, हु आफ्टर नेहरू, उनके बाद कौन। लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री होकर बतला दिया कि देश के सबसे ताकतवर और सबसे बड़े बड़े फैसला लेने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वर्गीय प्रधानमंत्री की पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी निकली, जिसको
आयरन लेडीज के रूप में कहा गया और अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें रणचंडी का उपाधि दिए थे जब लड़ाई चल रही थी भारत पाकिस्तान से। इसलिए मतलब मछली के बच्चे को तैरने का नहीं सिखाया जाता है, संभालेगा बेचारे, निश्चित संभालेंगे और समाज के सेवा करके वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन उसका उनके नाम का नुकसान नहीं होता, इसलिए क्योंकि डिविसिव फिगर के तौर पर देखा गया, हिंदू मुस्लिम हो जाता है, अपराध से जुड़ जाता है, इस तरह की चीजें आपको लगता नहीं है कि जिससे अभी तक आरजेडी थोड़ा बचती रही, अपने को अलग करती रही उस दौर से, अब ओसामा के इस मैदान में उतरने से फिर वही चीजें लोगों को याद दिलाई? एक बात आपको मैं आपके जो प्रश्न किया उस पर मैं कहना चाहता हूं कि सीवान जो है ना, बाहर में प्रचार होता है दूसरे के रूप में, लेकिन सीवान में हिंदू और मुस्लिम सभी भाई एक दूसरे से इतना मिलजुल करके रहते हैं कि यहाँ पर किसी तरह के गंदे रंग नहीं चढ़ सकता है। और अभी अभी तो हमारा सीवान इतना बढ़िया है, यहाँ के लोग, कि वो प्रचार अब लहने वाला नहीं है। अच्छे को लोग अच्छे कहेंगे और गलत को लोग गलत कहेंगे। जो काम करेगा उसको सम्मानित महान जनता सीवान की करेगी, और जो छलावा देने का काम करेगा उसको आउट एंड आउट सीवान की महान जनता रिजेक्ट करेगी। इसलिए वो रघुनाथपुर में चाहे कहीं अब वो लहने वाला नहीं है, क्योंकि सब लोग बुझ गए हैं कि हमें विकास चाहिए, न कि धार्मिक उन्माद पैदा करने के सोच समझदारी के लोगों को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। तो सब लोगों के मिजाज बदला है और सब लोग इस राज्य को समृद्ध बनाने के लिए परिवर्तन चाहते हैं, विकास चाहते हैं, टेस्ट बदलना चाहते हैं और तेजस्वी को भावी मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय जनता दल के नेता के रूप में भावी मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। अब एक आखिरी सवाल ये बताइए कि इस दौर में शहाबुद्दीन के परिवार से समाज आरजेडी के संबंध अच्छे नहीं रहे, कई बार हिना साहब बाहर गईं, कई बार उन्होंने विरोध किया, अब क्या लगता है अब सब ठीक हो गया है, अब इसी परिवार की सदस्य हो गई हैं या फिर? बिल्कुल, राष्ट्रीय जनता दल के वो लोग शुरू से ही चाहने वाले लोग रहे हैं और मरहूम डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब तो फाउंडर रहे हैं पार्टी के। क्यों विरोध हो गया था, क्यों नाराज हो? विरोध देखिए ना, घर में कभी कभी भाई भाई में नहीं थोड़ा रिफ्ट हो जाता है, लेकिन वो परमानेंट नहीं होता है, वो टेम्पररी होता है, क्षणिक होता है, फिर वो ठीक हो जाता है। तो कहीं कोई विरोध की बात नहीं है, कोई दूरी की बात नहीं है, हम सब लोग एक हैं और एक रह करके हर सीवान के विकास के लिए हम लोग काम करेंगे, वो भी परिवार, हम भी, और जनता जनार्दन को गले से गले लेकर A to Z के लोगों को हम लोग अपना मान सम्मान देंगे और सीवान को विकसित सीवान बनाने के लिए हम लोग काम करेंगे। और राजेंद्र भूमि, मौलाना मजलूल हक के शांति सद्भावना के भूमि, ब्रज किशोर बाबू की भूमि और जयप्रकाश बाबू के भी यह एक कहिए तो बहुत मधुर संबंध यही उनका ससुराल रहा है। तो इस भूमि को कभी भी कोई कलंकित करना चाहेगा तो हम लोग होने नहीं देंगे। पूरे समाज के सभी वर्ग के भाई हम लोग मिल करके हर समस्या का समाधान करेंगे और सुंदर सीवान, सुंदर बिहार, अब मजबूत सीवान, अब विकास वाला सीवान बने, इसके लिए जनता और हम नेता समन्वय बना करके हम काम करेंगे और हर समस्या का निदान करेंगे। बहुत शुक्रिया बात करने। बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे अवध बिहारी चौधरी, सीनियर मोस्ट नेताओं में से एक आरजेडी के, और इनका दावा है कि सामने कोई आए, चाहे बेहद मंगल पांडे ही क्यों ना हो, जनता उन पर भरोसा करती है और उन्हें ही इस बार भी विधानसभा भेजेगी।
गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर